मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमने प्री फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स तक हमने बात कर ली थी। अब नेक्स्ट जो इसमें आता है वो होता है फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। बट बिफोर आई स्टार्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट देयर आर सम पॉइंट्स विच विल हैव। तो उसमें से एक पॉइंट था हमारा जो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis में डिफरेंशिएट करना था, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको काम आ सकता है, राइट। सो अभी हम यहाँ पर बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के बारे में, राइट। जो आपको डायग्राम दिख रहा होगा, प्लस साथ में हम इसको केवल एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। इसे यहाँ पर एक्सप्लेन करने का जो रीजन है वो ये है कि जहाँ से स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis कंप्लीट हो रहा है वहीं से फर्टिलाइजेशन का इवेंट स्टार्ट हो रहा है। तो उसको आपस में कोरिलेट करना, उन्हें साथ में लेके चलना वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, राइट। तो सबसे पहली बात अब हम बात कर लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के डिफरेंस की। सबसे पहली बात, स्पर्मेटोगोनियम होते हैं एंड oogoनियम होते हैं, ये हम अपने लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं। जो सबसे पहला इसमें फेज आता है वो होता है मल्टीप्लीकेशन का फेज। मल्टीप्लीकेशन का फेज का मीनिंग हो गया कि जहां पर वो केवल अपने नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अपने नंबर को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे स्पर्मेटोगोनियम है या oogoनियम है, ये जो मल्टीप्लिकेशन की फेज होगी इसमें क्या होगा, माइटोसिस के थ्रू डिवीजन होगा और जो भी एक इनका मान लीजिए एक oogoनियम है या एक स्पर्मेटोगोनियम है, वो जो है वो अपने नंबर को इंक्रीज करता जाएगा। एक मदर सेल से दो टोटल सेल बनती है माइटोसिस में, आपको पता है। तो माइटोसिस के थ्रू हो रहा है आपका जो सबसे पहले इसका मल्टीप्लिकेशन वाला फेज है, उसमें इसका जो काम पूरा हो रहा है वो हो रहा है माइटोसिस के थ्रू। उसके बाद जो फिर आती है इसकी ग्रोथ की स्टेज जो आती है। सो ग्रोथ की स्टेज में यहाँ पर क्या होता है कि मियोसिस स्टार्ट होती है। मियोसिस दो पार्ट में स्टार्ट हो रही होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं अपनी 11th क्लास में। जो ये माइटोसिस के थ्रू बना हुआ था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, या फिर हम कह रहे हैं oocyte के केस में हम देखें तो प्राइमरी oocyte जो बना हुआ था, अब जब हमारा मियोसिस फर्स्ट चलेगी तो उसके बाद वो क्या होगा, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है या प्राइमरी oocyte है, ये क्या करेंगे, हेप्लॉइड बॉडी में कन्वर्ट होने लगेंगे, राइट। अब ये हेप्लॉइड बॉडी की ओर को कन्वर्जन की प्रोसेस चल रही है, ये मियोसिस 1 चल रही है। जैसे मियोसिस 1 का जो रिजल्टेंट होता है एक्चुअल में वो क्या रहता है, माइटोसिस के जैसा ही होता है। उसके बाद जाके जब मियोसिस 2 होती है तब जाके वो 4 डॉटर सेल में डिवाइड होते हैं, राइट। तो मियोसिस 1 हो रही है, मियोसिस 1 में क्या हो जाएगा, जो अगर हम यहाँ पर से डिफरेंशिएट ये हो जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में। स्पर्मेटोजेनेसिस में तो मियोसिस 1 होगी तो वो दोनों की दोनों एक मदर सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो रही है, जो दोनों इक्वल है। बट जब हम oogenesis की बात करते हैं तो यहाँ पर जो मदर सेल है वो 2 सेल में डिवाइड तो होती है, बट उनमें से केवल एक सेल होती है जो आगे जाके एक ओवम को जनरेट कर सकती है। दूसरी जो सेल बनती है वो फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाती है, ठीक है। मियोसिस 1 के रिजल्ट में ही जो 2 सेल बन रही है उनमें से एक बन जा रही है फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकंड वन इज, जिससे कि अब आगे को डिफरेंशिएशन की प्रोसेस होनी है, राइट। उसके बाद मियोसिस 2 आता है। मियोसिस 2 में जाके सिंपल सी बात है, अगर हम वैसे देखते हैं तो क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में तो वही होगा कि एक सेल थी वो 2 सेल में डिवाइड हो रही है, यहाँ पर बन रहे हैं अब कंप्लीट हेप्लॉइड सेल जो है मियोसिस 2 के बाद में बन जा रहे हैं, जैसा हमने 11th में भी पढ़ रखा है, राइट। और जब हम oogenesis की बात कर रहे हैं तो उसके केस में क्या होता है, पहले ही मैंने बता दिया, एक पोलर बॉडी बनी थी, केवल एक हमारे पास जो oogoनियम की जो सेल थी, मतलब हम प्राइमरी oocyte जो था उससे सेकेंडरी oocyte केवल एक बना था, राइट। तो सेकेंडरी oocyte जो है वो फिर क्या होगा, अब अगेन उसमें मियोसिस 2 क्योंकि हो रहा है तो इसका मतलब फिर से 2 बार में डिवाइड हो रहा है। तो इसमें भी अगेन एक सेल जो होती है वो बन जाती है सेकेंड पोलर बॉडी और दूसरी सेल जो होती है वो बनती है ooted। ये ooted तक की बनने की जो स्टेज होती है, यहाँ पर तक की प्रोसेस आपकी कहलाती है मियोसिस 2। मियोसिस 2 यहाँ पर आके कंप्लीट हो गई। अब इसके आगे की जो फेज होती है उसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया कि कुछ नहीं, अब इसको एक, अगर वो स्पर्म का केस है तो उसे जो है वो प्रॉपर स्पर्मेटोजोआ के फॉर्म में आ जाना है, ठीक है। और अगर वो ओवम का केस है तो उसमें क्या हो जाएगा कि जो ooted है वो ओवम में धीरे धीरे डिफरेंशिएट करके प्रॉपर ओवम के स्ट्रक्चर में आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर तक कि ये प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो गई स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis की। अब हम बात कर रहे हैं आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है फर्टिलाइजेशन। सो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? अगर हम बात करें सबसे सिंपल वर्ड में अगर हम उसे कहें तो फर्टिलाइजेशन क्या है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना,
ठीक है, ये सब जो सिंपलेस्ट वर्ड में आ गया वो ठीक है, उसमें बहुत सारे अलग से वर्ड्स ऐड रहते हैं, बट आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितना जरूरी है आपको उतना ही समझने की जरूरत है। ओके, सो अब जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना है तो इसके लिए कोई प्रोसेस होती होगी, तो जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन की प्रोसेस है उसे कहा जाता है इंसेमिनेशन। ओके, तो इंसेमिनेशन की प्रोसेस से क्या होगा कि जो मेल गैमेट है वो मूवमेंट करता है कहाँ की ओर को, फीमेल गैमेट की ओर को। सो मेल गैमेट का मूवमेंट होता है, मेल गैमेट यानी कि स्पर्म का मूवमेंट होता है। मूवमेंट के लिए उसके पास क्या है, टेल है, उसके अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है जिससे उसे एनर्जी मिल रही है, प्लस जो सेमिनल प्लाज्मा है वो क्या करता है, वो उसको नरिशमेंट देने का और उसको लुब्रिकेशन देने का दोनों के दोनों काम कर रहा होता है, राइट। अब जो ये स्पर्म है इसका मूवमेंट हो रहा है फीमेल में वेजाइना से अंदर को मूवमेंट होगा और यूरिनरी उसके बाद यूट्रस के थ्रू होते हुए वो कहाँ को पहुंच रहा है, फैलोपियन ट्यूब। अब यहाँ पर आता है एक क्वेश्चन इज कि जो ह्यूमन है इसमें जो वो होता है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, एग्जैक्टली वो कौन सी लोकेशन है जहां पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था फेलोपियन ट्यूब होती है। अब फेलोपियन ट्यूब के भी तो हमने 3 पार्ट देखे थे, राइट। तो इसमें से अगर ये पूछा जाए कि कौन सा वो पार्ट है जहां पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, तो उस प्रोसेस उस स्पेसिफिक जो अभी तक की किताबों में मतलब इंटर तक के उसमें दिया रहता है वैसे उसे एम्प्यूला कहा जाता है। बट अगर आप और हायर लेवल पे जाएंगे तो उसको एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि देखिए पहले इस्थमस का पोर्शन है देन एम्प्यूला का पोर्शन आ रहा होता है। तो वैसे अभी के लिए इतना काफी है आप लोगों के लिए, ये मैंने फ्यूचर में अगर आप इस फील्ड में कहीं आगे को गए तब के लिए आपकी नॉलेज के लिए बता दिया। फिलहाल के लिए क्या है, अगर हम कहें कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है तो फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला वाले रीजन में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। अब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ऑब्वियसली वो कॉम्प्लिकेटेड तो होगी ही। तो इसमें स्टार्ट कहाँ से होता है, इसमें सबसे पहली बात तो यह है फर्टिलाइजेशन ऐसा नहीं है कि हर समय हर ओवम जो है वो फर्टिलाइज हो जा रहा है। रीजन बिहाइंड कि जो इंसेमिनेशन का टाइम है और जो ओवम के रिलीज का टाइम है, जब वो दोनों सेम होते हैं केवल तभी फर्टिलाइजेशन हो सकता है, हर समय फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर कहा जाए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 to 14 डेज वाला जो पीरियड होता है उस समय अगर इंसेमिनेशन होता है तो उससे फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, तो ये दो एक सब्सिक्वेंटली एक साथ में चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं कि हमें पता है कि 10 to 14 डेज जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, 28 डेज की साइकिल का, उसमें जो 10 to 14 डे होता है उसमें क्या होता है कि जो ओवम है वो रिलीज होता है ओवरी से, और वहां से उसको क्या होता है फैलोपियन ट्यूब के थ्रू वो कहाँ आ रहा होता है, यूट्रस की ओर पर आता है। लेकिन वो डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि वो आया और सीधे आ गया, वो ओवरी से रिलीज हुआ, उसके बाद वो पहले जो एम्प्यूला वाला रीजन है वहां पर रुकता है, उसके बाद वो वहां से आगे को मूव करता है। ओके, तो एम्प्यूला वाले रीजन पे वो रुकता है, उसी टाइम पे अगर कोई स्पर्म वहां पहुंच गया, स्पर्म से अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तब वो फर्टिलाइज्ड होगा एंड देन जाइगोट फॉर्मेशन और आगे की प्रोसेस होगी। ओके, तो अब जो ये वाली प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की, उसमें भी कुछ बहुत सी स्पेशल चीजें होती हैं। अब स्पेशल उसमें सबसे पहली बात क्या है, अगर हम एक ओवम के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ओवम के स्ट्रक्चर की मेन चीजें क्या होती है। सबसे पहली बात, एक वर्ड जो आपको बड़ी इजीली याद रह जाएगा, ओवम की जो सबसे बाहर की आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे कहते हैं कोरोना रेडिएटा। आजकल कोरोना के कारण ही मैं घर से पढ़ा रही हूँ, तो जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो उसका नाम क्या हो गया, कोरोना रेडिएटा। ओके, उसके बाद उसके अंदर की जो लेयर होती है उसको कहा जाता है जोना पेल्यूसिडा। ठीक, तो जो ये कोरोना रेडिएटा और जोना पेल्यूसिडा होते हैं ये दोनों आउटरमोस्ट लेयर है जो कि अपने में बहुत स्ट्रॉन्ग इनफ लेयर है, एकदम पे कोई भी स्पर्म इनको क्रॉस करके अंदर नहीं पहुंच सकता। ओके, तो होता ये है कि जो हमने स्पर्म का स्ट्रक्चर बढ़ा था उसमें जब हमने हेड वाला पोर्शन बनाया था उसमें एक्रोसोम एक वर्ड बोला था मैंने, जो कि हेड पे डीएनए जहां पर होता है उसके जस्ट ऊपर का एक स्पेस दिखाया था, उसे एक्रोसोम कहा था। तो ये एक्रोसोम ही वो मेन है जिसके कारण एक फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस एक स्पर्म कर सकता है। अगर एक्रोसोम ना हो तो स्पर्म फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कभी कर ही नहीं सकता, अगर उसमें एक्रोसोम उसका हटा दिया जाए या उसमें वो डेवलप हो ही ना रहा हो तो। ओके, तो जो ये एक्रोसोम होता है इसमें कुछ टाइप के एंजाइम्स होते हैं
उसमें कोई प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं और कुछ अलग एंजाइम्स भी होते हैं जो किस काम आ रहे होते हैं, जो कोरोना रेडिएटा और ज़ोना पेलुसिडा की लेयर है इसको ब्रेक डाउन करने के काम आ रहे होते हैं। सो पहला ऐसा एंजाइम जो है उसको एक्रोसिन कह रहे हैं, एक्रोसोम से निकल रहा है, एक्रोसिन एंजाइम हो गया। और एक्रोसिन क्या काम कर रहा होता है, जो ज़ोना पेलुसिडा है सेकंड मोस्ट लेयर जो है इसको वो ब्रेक डाउन करने का, उसको तोड़ने का, मतलब ऐसा कि यहाँ से वो पेनिट्रेट कर सके, उसके अंदर को पेनिट्रेट हो सके, इतने के लायक वो इस ज़ोना पेलुसिडा से एक अपने लिए वे बना लेता है। ठीक है, दूसरा जो ऐसा एंजाइम होता है जो कि इसमें कोरोना रेडिएटा को ब्रेक डाउन करने का काम कर रहा होता है, उसका नाम होता है हाइल्यूरोनिडेज। ओके, ये वीडियो में एडिट करते समय मैं इनके अलग से स्पेलिंग डाल दूंगी अगर इनकेस ये शायद बुक में नहीं हो। तो हाइल्यूरोनिडेज हो गया, वो क्या काम कर रहा है, जो कोरोना रेडिएटा है इसको, क्योंकि जब तक ये दोनों जो कोरोना रेडिएटा, अब एक्चुअली यहाँ पर डायग्राम में शायद थोड़ा थोड़ा खुला सा रहेगा, लेकिन ये ओपन नहीं होता है, क्लोज्ड है। कोरोना रेडिएटा की भी पूरी लेयर क्लोज्ड है, उसके बाद ज़ोना पेलुसिडा की भी पूरी लेयर क्लोज्ड है। तो ज़ोना पेलुसिडा को जो ब्रेक डाउन करने का काम कर रहा है वो तो एक्रोसिन ही कर दे रहा है, और जो कोरोना रेडिएटा है उसके लिए काम कौन कर रहा है, हाइल्यूरोनिडेज कर रहा है। ओके, तो जैसे ही अब देखिए यहाँ सबसे पहली चीज तो यह है कि जिस समय इंसेमिनेशन होता है, इंसेमिनेशन की प्रोसेस में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स एक साथ पहुंच रहे होते हैं वजाइना से अंदर को। ओके, बट उनमें से जब वहां से आगे को मूवमेंट होते होते और इवन यूट्रस तक पहुंचते पहुंचते भी उसमें से 60-70% स्पर्म्स जो होते हैं वो खत्म हो चुके होते हैं। उसके बाद भी मीन्स यहाँ पर भी वही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे फिट होगा वही आगे तक पहुंच पाता है। और यहाँ तक पहुंचने के बाद भी जो सबसे पहले पेनिट्रेट कर जाता है, मानिए कि जैसे एक स्पर्म यहाँ पर मैंने दिखा भी रखे हैं, तो स्पर्म इनमें से कोई भी क्या हुआ है, वो उसके एक्रोसोम से निकले एंजाइम और उसने दोनों लेयर को पेनिट्रेट किया और वो इसके अंदर यहाँ पर उसने स्पर्म का कौन सा पोर्शन, अभी पूरी टेल वगैरह की तो कोई जरूरत नहीं, टेल केवल मूवमेंट का काम कर रही थी। तो जैसे ही वो इसके अंदर यहाँ पर पहुंचता है तो ये यहाँ से साथ में क्या काम करता है, यहाँ से सिग्नलिंग करता है। सिग्नलिंग के कारण क्या होता है कि जो ओवम है इसकी लेयर, अब जो बाहर की ज़ोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा है, ये बिल्कुल टाइटली पैक हो जाती है, सो दैट कि अब कोई दूसरा जो स्पर्म है वो अंदर एंटर नहीं कर सकता। तो अब क्या होगी, जो एक बार यहाँ अंदर एंटर कर गया, मतलब अब जो प्रोसेस होगी वो यहीं के अंदर में होगी। अब बाहर से कोई दूसरा स्पर्म कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, और वो जो बाकी स्पर्म वहां पर तक पहुंचे भी होते हैं वो टाइम के साथ में, क्योंकि जैसे ही उनका न्यूट्रिशन वगैरह सारी चीजें खत्म होती हैं वो डेड हो जाती है। ओके, अब यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होती है जो फर्टिलाइजेशन, क्योंकि देखिए ये यहाँ अंदर पहुंच गया तो अब प्रोसेस स्टार्ट हो गई है फर्टिलाइजेशन की। अब क्या होगा, देखिए हमने कहा था, हम बताया था कि 23 सिंगल क्रोमोसोम होते हैं आपके स्पर्म में और 23 सिंगल है किसमें, ओवम में। और ये ओवम कौन सी स्टेज में है, बिल्कुल ये अभी अभी यहाँ पर ओवम बना हुआ है, अभी अभी जब जिस टाइम पे इनका फर्टिलाइजेशन होता है उसी में। अब यहाँ पर इसके अंदर क्या है, यहाँ 23, इसके अंदर भी, यहाँ से जब स्पर्म अंदर पहुंचा तो इसके भी 23 थे, तो उसके बाद में क्या हो गया, इनका एक पेयर बन गया। ठीक है, पेयर बनने के साथ ही अब जो ये बना फर्स्ट स्टेज में ये पहुंचा, तो इसमें कितने हो गए, 46 टोटल क्रोमोसोम कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, 46 टोटल क्रोमोसोम कंप्लीट हो गए। तो अब इसके बाद इसके आगे की जो सीक्वेंसेस रहती हैं, मीन्स की पहले वो 2 सेल स्टेज में, जैसे नॉर्मली वो पहले तो इसमें फर्टिलाइज हो गया, ठीक है, उसके बाद वो जाएगा 2 सेल स्टेज में। 2 सेल स्टेज में जाने के बाद में वो जाता है 4 सेल स्टेज में। मीन्स अब देखिए, अब जहां से फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद जो डिवीजन होता है वो सारा का सारा माइटोटिकली हो रहा है। अब मियोसिस का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो 2 सेल स्टेज में गया, उसके बाद 4 सेल स्टेज में गया, उसके बाद 8 सेल में गया, देन 16 सेल स्टेज में गया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, 16 सेल स्टेज मतलब कि इसको कहा जाता है मॉड्यूला। मॉड्यूला स्टेज में पहुंचने के बाद जहां से मॉड्यूला बन गया, अब ये क्या करता है, अब इसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। कहां से, अभी तक जैसे ये एम्पुलरी रीजन पहले उस पर था, एम्पुला में था, एम्पुलरी रीजन से ये धीरे 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 करके क्या है, ये आगे को 2 सेल 4 सेल 8 सेल स्टेज, इसकी मतलब डिवीजन इसका होते रह रहा है, और ये आगे को मूव कर रहा है, स्टार्ट कर दिया। आगे को मूवमेंट का मतलब है, कहा जा रहा है, ये यूट्रस की ओर को जा रहा है, ठीक है। तो जब हम कह रहे हैं ये मॉड्यूला की स्टेज में जब होता है, ये उस जो पोजीशन पे होता है जब आप फैलोपियन ट्यूब खत्म होके यूट्रस स्टार्ट होने वाली है, राइट। इसके बाद में यहाँ से फिर आगे को 16 सेल स्टेज के बाद में भी अंदर डिवीजन चला हुआ है। इसके बाद एक
स्टेज आती है जब ये जो सेल है इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो थोड़ा चेंजेस है। अभी तक इसके अंदर केवल सेल्स थी, अब थोड़ा लिक्विड फॉर्म में और पूरा एक स्ट्रक्चर देने लग जाता है। तो उस टाइप की जो स्ट्रक्चर होता है इस सेल का, जो एक फर्टिलाइज्ड सेल है अभी ये, तो इसको कहा जाता है ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो जब ब्लास्टोसिस्ट होती है, ब्लास्टोसिस्ट का काम अब क्या हो जाता है, यहाँ से मूवमेंट कर रही है कहाँ को, यूट्रस में आ रही है। यूट्रस में आने पे, यूट्रस में याद कीजिए जब हमने अपने लास्ट लेक्चर में बात करी थी, हमने कहा था कि क्या होता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम होती है वो एंडोमेट्रियम को स्ट्रॉन्ग इनफ कर रही होती है कि फर्टिलाइज्ड, मतलब तुम अपने को बिल्कुल जो एंडोमेट्रियम है वो स्ट्रॉन्ग बने रहे, सो दैट की इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो वहां पर फीटस है वो वहां पर, क्योंकि उसी ने वहां ही डेवलप होना है, राइट। तो ये जब यहाँ से मूवमेंट करके ये यूट्रस तक आती है, तो यूट्रस में ये जो ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज में बैठा हुआ जो ये सेल है, ये क्या करता है, ये जाके यूट्रस की ये एंडोमेट्रियम की लेयर दिखेगी आपको, मीन्स अभी यूट्रस का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर डाल दूंगी साथ में, तो उसमें एंडोमेट्रियम की लेयर में एक जगह पे जाके, क्योंकि अंदर की ओर से उसमें विलाई काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है, मतलब विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस उसके अंदर भी होते हैं। ठीक है, एंडोमेट्रियम की लेयर होती है ना, ऐसे वो रफ सी दिखाते हैं, खुरदुरी सी, तो उसमें ये किसी एक स्पेस पे जाके अटैच हो जाती है। ओके, अब जो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है में जाके जब ये अटैच हो रही है, तो जो मैंने बोला कि ये ब्लास्टोसिस्ट है, इसके दो पार्ट होते हैं, मतलब इसकी बाहर की लेयर का भी नाम होता है, अंदर की भी। तो जो बाहर का पार्ट होता है उसे हम कहते हैं, जो सबसे बाहर की ऐसी लेयर दिखेगी आपको, इसमें ऐसे बाहर से ऐसे ऐसे लगे हुए दिखेंगे, अब अपनी बुक में देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, एक्चुअली चार्ट छोटा है, चलिए कम हो जाएगी। सो जो ये बाहर की लेयर है इसको हम कह रहे हैं ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट। तो अब जो मेन काम होता है, सबसे पहले कहा जाए तो ट्रोफोब्लास्ट से शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि जो एंडोमेट्रियम की लेयर में पेनिट्रेट करने का काम होता है। क्योंकि अब सोचिए, अगर वो पेनिट्रेट ना करे, एक फीमेल है, कोई भी है, अभी ये फर्टिलाइजेशन, ये तो आप मतलब बहुत ही इनिशियल स्टेज का है, वो चल भी रही होगी, दौड़ भाग भी रही होगी, कहीं पर ऊंचे से नीचे कूद भी रही होगी, अगर वो कहीं पर जाके अटैच ना हो, जो भी ये अब हमारा ये 16 सेल्स आगे ब्लास्टोसिस्ट भी जो है, अगर ये किसी चीज से जाके अटैच नहीं हो जाएगा तो ये तो एक्सक्रीट आउट भी हो सकता है। तो इस कंडीशन से बचाने के लिए ही क्या होता है, ये क्या करता है, इनमें से जो ट्रोफोब्लास्ट, ये जो ब्लास्टोसिस्ट की बाहर की लेयर है ट्रोफोब्लास्ट, ये क्या करती है, ये एंडोमेट्रियम से जाके क्या हो गई है, ये वहां पर उससे उसके अंदर पेनिट्रेट सी कर जाती है। और जैसे ये पेनिट्रेट करती है तो इसके बाहर की ओर से क्या होता है, जो यूटेराइन कुछ सेल्स होती है वो बाहर से पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार करने लग जाती है, सो दैट कि अब जो वो जो ये सेल आई थी यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट, अब वो उसके अंदर हो चुकी है, मतलब कंप्लीटली वो एक चीज के अंदर हो गई, बाहर से चारों ओर से सेल्स हो चुकी हैं। तो अब क्या है, वो एक थोड़ी सेफ स्टेज में पहुंचने लगती है, राइट। तो जहां पर से ये ट्रोफोब्लास्ट इसके अंदर पेनिट्रेट कर रही है, और उसके बाद जो यूटेराइन सेल्स हैं, यूट्रस में मिलने वाले सेल्स हैं, वो चारों ओर से एक लेयरिंग बना रही हैं। तो यहाँ पर भी यही जो प्रोसेस होती है, ये जो प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो रही है, इसी को कहा जाता है इम्प्लांटेशन। ठीक है, मीन्स क्या है इम्प्लांटेशन, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो अब जो ये जाइगोट के फर्दर डेवलप करना है ना, वो यहाँ पर इम्प्लांट हो गया, वो एक जगह पे अटक गया है, अब वो यहाँ पर से अपनी ग्रोथ डिवीजन वगैरह स्टार्ट करेगा। तो जितना भी ट्रोफोब्लास्ट का काम है, ट्रोफोब्लास्ट का काम यही पर तक रहता है कि ये अटैचमेंट कराती है और इम्प्लांटेशन करा देती है। उसके बाद जो इनर मास होता है, ये जो इनर पोर्शन है, ये सारा का सारा इनर सेल मास क्या करता है, इसी से सारे बॉडी ऑर्गन्स से लेके पूरा जो स्ट्रक्चर बनता है वो इस इनर सेल मास से बनता है। ओके, तो ये हो गया आपका जहां पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस एंड हो रहा है, मतलब फर्टिलाइजेशन यहीं पर तक है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, जहां से वो यूट्रस में जाके उसका इम्प्लांटेशन हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है हमारा प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सो प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए आपका इनमें से केवल एक ही फिगर यही है, मैं फिगर सबके डाले रहूंगी, अब मुझे पता है इनमें से कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा, सो फिगर सबके डले रहेंगे, और मोर ओवर ये फिगर तो मेरे को आप लोगों को समझाने के लिए ज्यादा जरूरी है, आप लोगों के लिए तो अच्छा डल जाएगा, इसको मैंने केवल रफ उस पर बना रखा है, राइट। तो अब हम बात करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। तो देखिए, जहां से इम्प्लांटेशन हुआ, इम्प्लांटेशन होने के साथ में कुछ और जो चेंजेस होते हैं वो चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब उस फीटस को मदर के यूट्रस में अगले 9 मंथ एंड 10 डेज तक रहना है।
ठीक है। 280 डेज एक फीटस जो है अपनी मदर के यूट्रस में ही डेवलप होता है। तो इस पूरे ड्यूरेशन के लिए नेचर ने इतना मतलब इतना हर चीज इतना कॉम्प्लिकेटेड प्लस इतना सेफ्टी मेजर्स के साथ में बना रखा है, सो दैट कि जो भी फीटस है उससे मैक्सिमम चांस उसका ये रहे कि वो सरवाइव करे, मदर की यूट्रस में वो सरवाइव करे। ओके, तो जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है उसके बाद में क्या प्रोसेस स्टार्ट होती है, जो ये प्लेसेंटा के डेवलपमेंट की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होती है। अब प्लेसेंटा कहाँ से बनता है? प्लेसेंटा दो चीजों से मिलकर बन रहा है। एक तो होती है आपकी कोरियोनिक विलाई, प्लस उसके साथ में दूसरे होते हैं यूटेराइन टिश्यू। यूटेराइन टिश्यू में पहले बता चुकी है। कोरियोनिक विलाई जो है उन्हें प्लेसेंटल विलाई भी कहते हैं। आपको इसमें अपने जो ये स्ट्रक्चर होगा उसमें दिख जाएंगे आपको ऊपर से। अब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कोई विलाई का कहते हैं हर जगह पे, तो यहाँ पर भी है। थोड़ा सा मेरे से स्ट्रक्चर थोड़ा क्लियर कट वैसा नहीं बना है। ओके, तो प्लेसेंटल विलाई या कोरियोनिक विलाई हो गए, प्लस यूटेराइन टिश्यू, ये सब मिलकर बना रहे हैं प्लेसेंटा। और ये जो प्लेसेंटा होता है इसका मेन मतलब अगर ये कहूँ कि इनका क्या है, प्लेसेंटा क्या है, तो प्लेसेंटा वो फंक्शनल यूनिट है जो कि फीटस और जो मदर की बॉडी है, मैटरनल बॉडी है, उन दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट बनाने का काम करता है। मेन फंक्शनल यूनिट है उन दोनों के बीच की, फीटस और जो मैटरनल बॉडी है उनके बीच की। सो अगर हम अब केवल इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो सबसे पहली चीज जहां से इम्प्लांटेशन होता है उसके बाद एक क्या हो जाता है कि म्यूकस का एक प्लग, मतलब म्यूकस का एक म्यूकस से कॉम्पैक्ट टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, जो कि क्या कर देता है, सर्विक्स वाला जो पोर्शन था वेजाइना के जस्ट बाद, तो सर्विक्स वाले पोर्शन को वो बंद कर देता है। ठीक है, अब वो बंद हो गया, यहाँ से क्लोज हो गया। इसको क्लोज होने का मीनिंग क्या है पता है? कि अगले 280 डेज तक उस लेडी को मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी तो ये होता था, फैलोपियन ट्यूब के रास्ते यहाँ से एंडोमेट्रियम की लेयर लेके सर्विक्स से बाहर को वेजाइना के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता था। बट क्योंकि यहाँ पर अब प्लग लग चुका है, तो इट मीन्स कि आगे को आप कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल 280 डेज तक हो नहीं सकती, क्योंकि एग जो है वो अब क्योंकि एक एग फर्टिलाइज हो गया, तो अब नया एग जो है अंदर डेवलपमेंट नहीं होगा 280 डेज तक, उसके बाद होगा। ओके, सो सबसे पहली चीज हो गई कि म्यूकस का एक सर्विक्स में एक म्यूकस का हम कह रहे हैं कि प्लग टाइप का लग जा रहा है, जिससे कि आप ये अंदर इसने कंप्लीट क्लोज्ड स्ट्रक्चर बना दिया है यहाँ तक में। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में और क्या क्या चीजें हैं, जो नीचे का ये तो हो गया फीटस। ये फीटस जो कि डेवलप, हमने कहा था कि ये एक जो एंडोमेट्रियम की लेयर है उसके पास में जाके वो रहा है, अटैच हो रहा है। ठीक है, ये हो गया वो फीटस। ये जो फीटस जो है वो जो भी है इसके बाहर का प्लेसेंटल पोर्शन है उससे अटैच रहता है। किससे? ये कहलाती है उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि हमारी बॉडी में अम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ दिखती है, तो जो बेली बटन कहते हैं। ठीक है, बेली बटन वही है जो अम्बिलिकल कॉर्ड का ही पोर्शन, जिसके थ्रू हम जब फीटस थे हम अपनी मदर से जुड़े हुए थे। ओके, तो ये हो गया वो अम्बिलिकल कॉर्ड। उसके बाद उसके बाहर यहाँ पर जहाँ पर फीटस अम्बिलिकल कॉर्ड के थोड़ा सा आगे कोई देखेंगे वहां पर एक योग सैक दिखता है। ओके, योग सैक हो गया, प्लेसेंटल विलाई हो गया। यहाँ पर जो इसके बीच में भरा हुआ है प्लेसेंटा, ये पूरा का पूरा अगर मैं कहूँ स्ट्रक्चर इतना, ये क्या है, तो ये प्लेसेंटा है कंप्लीट। ओके, इसके अंदर ये रहा कि क्या है, एमनियोनिक फ्लूइड है। ये एमनियोनिक फ्लूइड के कारण क्या होता है, जो टेम्परेचर या जो भी चीजें मदर को झेल भी रही है, तो वो इस एमनियोनिक फ्लूइड के कारण ये अंदर जो प्लेसेंटा वाला स्ट्रक्चर है इतना सा उसके पास तक नहीं पहुंचेगी। ये फ्लूइड जो है वो उसको सेफ रखता है, पहली चीज। दूसरा इसका काम होता है बहुत बड़ा, वो ये होता है कि ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ये एमनियोनिक फ्लूइड ही होता है जिसके कारण जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें जो बेबी होता है, ये सबसे पहले जो प्लग ऑफ म्यूकस होता है ये हटता है, एंड ये जो एमनियोनिक फ्लूइड है इसके साथ में पूरे प्लेसेंटा को साथ लेते हुए बेबी जो है वो जो चाइल्ड बर्थ है वो हो जाती है। ठीक है, खैर उसको अभी हम अलग से थोड़ा सा बताएंगे, फिलहाल के लिए इतना बता दिया। तो एमनियोनिक फ्लूइड के ये दो काम हो गए। ये इसमें इसकी कुछ लेयर्स दिखा रखी है हमने, एमनियन दिखा रखी है, कोरियन दिखा रखी है। याद रखिएगा, एमनियन अंदर वाली लेयर होती है, कोरियन बाहर वाली लेयर होती है। ठीक है, ये चीज हो गई है। मेन स्ट्रक्चर हमने बता दिया, इसमें कौन कौन से हैं। ठीक है, ये सारे बता दिए हैं। ओके, अब हम इसके बाद बात करते हैं कि ठीक है, अब यहाँ पर प्लेसेंटा के अंदर में वो जो फीटस है वो डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। हाँ, एक क्वेश्चन इसमें होता है कि सबसे पहले कौन सा बॉडी ऑर्गन है जो डेवलप होता है एक फीटस में, तो वो होता है हार्ट। सबसे पहले जो डेवलप होता है वो हार्ट डेवलप होता है एक फीटस में।
एक्सटर्नोलॉजी होगी, आई थिंक मैंने खुद भी नहीं देखा, लेकिन मुझे पता है कि हार्ट डेवलपमेंट है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि अब क्योंकि 280 डेज तक उस फीटस ने उस मदर की बॉडी के अंदर में, मैटरनल बॉडी के अंदर में रहना है, तो इसके लिए जो प्लेसेंटा होती है, जो प्लेसेंटा डेवलप हुआ है, ये क्या करता है, अगले 280 डेज तक इसमें से कुछ हार्मोनल सिक्रीशंस होते हैं, और हर हार्मोनल सिक्रीशन का अपने में कोई एक स्पेशल यूज होता है। ओके, तो ऐसे जो हार्मोनल सिक्रीशन, क्योंकि कई बार 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है कि प्लेसेंटा से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स के नाम बताइए। आप जितने ज्यादा लिखते हैं उतना अच्छा है, अगर आता है तो। ठीक है, तो फर्स्ट सच हार्मोन इज HCG, दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक। ठीक है, तो HCG हार्मोन हो गया। ये क्या होता है, ये एक ऐसा हार्मोन है जो केवल प्रेगनेंसी में ही के टाइम पे ही होता है, और टाइम पे ये हार्मोन कभी भी सिक्रीट नहीं हो सकता बिना प्रेगनेंसी के। तो इसीलिए जो भी आज के टाइम पे वो रैपिड टेस्ट किट आती हैं, वो रैपिड टेस्ट किट इसी पे डिपेंड करती है, इसी हार्मोन को वो डिटेक्ट करती है, और इसी के बेस पे पता चलता है कि लेडी प्रेग्नेंट है या नहीं है। ओके, HCG हो गया, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक। ठीक है, तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक के बाद में सेकंड हार्मोन की बात हो रही है, वो है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। सेकंड हार्मोन जो है उसको कहते हैं HPL, ये हार्मोन हो गया। तीसरा होता है आपका ईस्ट्रोजन, चौथा होता है आपका प्रोजेस्टेरॉन, और पांचवा होता है रिलैक्सिन। अब इनके काम बता देते हैं एक बार के लिए। अगर हम रिलैक्सिन के बारे में बात करें, तो रिलैक्सिन का काम एक्चुअल में होता है पार्टुरेशन की प्रोसेस में। अब कहोगे पार्टुरेशन क्या है? पार्टुरेशन होता है मतलब कि जो चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस होती है, उससे इंग्लिश में अगर एक वर्ड में कहा जाता है तो उसे पार्टुरेशन कहा जाता है। तो पार्टुरेशन की प्रोसेस में जो मदर का बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा बोन स्ट्रक्चर है, वैसे तो वो बिल्कुल सॉलिड है ना, वो हिल नहीं सकता, बट पार्टुरेशन की टाइम पे जरूरत होती है कि जो बोन्स है उनको भी थोड़ा सा अपने को एक्सपेंड करना पड़ता है, सो दैट कि क्योंकि एक चाइल्ड ने बाहर आना है, राइट। और तो उस टाइम पे ये रिलैक्सिन जो हार्मोन सिक्रीट होता है, यही वो काम करता है कि वो थोड़ा सा मसल्स को रिलैक्स करता है, ढीला छोड़ता है, सो दैट कि चाइल्ड मूवमेंट हो सके बाहर को। ओके, दूसरा मैंने हार्मोन का नाम लिया था प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम होता है? प्रोजेस्टेरॉन ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, पहले जिसका काम कर रही होती है कॉर्पस ल्यूटियम, वही काम अब यहाँ पर से प्लेसेंटा भी करने लग जाती है। तो कॉर्पस ल्यूटियम काम कर रही थी पहले क्या कि जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है इसे स्ट्रांग रखने का काम करती थी। कब तक? जब ओव्यूलेशन स्टार्ट हुआ था, उसने ओव्यूलेशन किया था, उस टाइम से वो ये काम करती थी। उसी काम को जब से ये फीटस जो है वो यूट्रस में आ जा रहा है और प्लेसेंटा डेवलप हो जा रहा है कंप्लीट, तो उसके बाद यही काम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करने का जो काम है वो कौन कर रहा होता है? प्लेसेंटा कर रही होती है। सो दैट ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, सबसे अंदर की जो लाइनिंग है, इसको वो मेंटेन रख सके, क्योंकि जब तक यही वो लाइनिंग है जो कि कंप्लीट क्या कर रही है, इस पूरी जिसमें पहले आके ब्लास्टोसिस्ट पेनिट्रेट हुआ है, देन उसके चारों सेल बनी है, अगर ये लाइनिंग हट जाए तो क्या हो जाएगा? मिसकैरेज हो जाएगा, मतलब कि वो जो फीटस है विदाउट डेवलपमेंट वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो कई बार मिसकैरेजेस में एक्चुअल में उसकी जो होती है प्रॉब्लम होती है, वो उसका मेन रीजन उसके पीछे यही रहता है कि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है उसका जो सही से प्रॉपर जो सिक्रीशन होना होता है वो नहीं हुआ होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गए वो हार्मोन्स जो कि ओवरी प्लेसेंटा से रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, प्लेसेंटा से रिलीज होने वाले हार्मोन्स के बारे में बात हो गई। और तो ये आपको यहाँ पर तक का जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो गया, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि उसका जो डेवलपमेंट है, उस चाइल्ड डेवलपमेंट तक का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। मतलब ये सच बताएं तो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात भी हो चुकी है। ओके, अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद जो लास्ट इवेंट बचता है वो होता है आपका पार्टुरेशन। सो अब हम बात करते हैं पार्टुरेशन की। तो जो पार्टुरेशन का प्रोसेस होता है, ये पार्टुरेशन का मतलब क्या हो गया वो तो शायद समझ में आ गया होगा कि जो चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस है, चाइल्ड बर्थ की जो प्रोसेस है उसी को पार्टुरेशन कहा जाता है। ओके, तो जो पार्टुरेशन की प्रोसेस है कि एक्चुअल में एक न्यूरो एंडोक्राइन एक्शन कहा जाता है इसे। तो इसे न्यूरो एंडोक्राइन एक्शन या न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म कहने के पीछे रीजन ये होता है कि इसमें हमारा नर्वस सिस्टम प्लस हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स दोनों मिलके काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये स्टार्ट कैसे हो रहा है? स्टार्ट ऐसे हो रहा है कि जो फीटस है प्लस जो जो प्लेसेंटा है, फीटस और प्लेसेंटा ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ये एक टाइप का
अपने इनके जो सिग्नल्स ये ऐसे देते हैं जिन सिग्नल्स के कारण यूट्रस की वॉल में माइल्ड सा कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। ठीक है, तो माइल्ड जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इनके सिग्नल के कारण होता है उसको कहा जाता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स हो गया वो जो कि फीटल और जो प्लेसेंटा है वो मिलके दे रहे हैं और सिग्नल, जिसके कारण क्या हो रहा है, यूट्राइन वॉल में हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। जैसे ही ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है, ये वाली प्रोसेस होती है, तो इसके बाद ये सिग्नल जाता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रिलीज हो जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक्चुअली पाइट्रेशन प्रोसेस का सबसे मेन और सबसे मेन काम करने वाला हार्मोन यही है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है एकदम पे एक बड़े अमाउंट में सीक्रेट होता है और उसके कारण जो यूट्रस की यूट्राइन वॉल्स जो होती है उनमें बहुत तेज कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, ऐसे मतलब आप समझिए कि उसको दबा रहा है, छोड़ ऐसे उसको ड्रैग करना। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, सो दैट की जो फीटस है वो बाहर को निकलने के लिए उसको प्रेशर मिल सके। ओके, उसके बाद ये प्रोसेस तब तक होती रहती है जैसे वहां से ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ तो यहाँ क्या हुआ, अगेन यूटेराइन वॉल में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ। यूटेराइन वॉल में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जैसे स्टार्ट हुआ, अगेन मैसेज जाएगा, न्यूरो मैसेज गया और उसके कारण फिर से जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन और ज्यादा रिलीज होगा और ज्यादा। ये प्रोसेस तब तक होते रहेगी जब तक कि जो फीटस है वो बाहर नहीं आ जाता। ठीक है, और जो फीटस बाहर आता है, पहले बता दिया कि ये जो एम्नियोनिक फ्लूइड होता है उसके साथ में आता है। देन क्योंकि ये जो प्लेसेंटा का ये वॉल होती है, ये रप्चर होती है, यहाँ से ये बाहर आया, ये वाली वॉल जो है हटती है, रप्चर होती है, टूटती है, तभी यहाँ से बाहर आता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कुछ का कि बहुत हद तक वो प्लेसेंटल वॉल के साथ में आते हैं, अदरवाइज फिर बाकी जो प्लेसेंटल वॉल है वो चाइल्ड बर्थ के बाद बाहर आती है। ओके, तो यहाँ पर जो ये प्रोसेस है ये पूरी हो जाती है ऑक्सीटोसिन हार्मोन के लिए। इसलिए अगर ये कहा जाता है, जैसे कहीं पर आ सकता है क्वेश्चन की, पाइट्रेशन की प्रोसेस के लिए अगर आर्टिफिशियली कोई इंजेक्शन देना हो तो किस चीज का दिया जाएगा, तो वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपको पाइट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है लैक्टेशन होता है। लैक्टेशन का मीन्स हो गया जो ब्रेस्ट फीड कराया जाता है, जो चाइल्ड बर्थ के साथ में ही जो मदर होती है उससे मिल्क प्रोड्यूसिंग होने लग जाता है उसकी मेमोरी ग्लैंड में। तो जो ये मिल्क प्रोड्यूसिंग की जो प्रोसेस है इसी को लैक्टेशन कहा जाता है। और ये जो लैक्टेशन का वो है फेज है, स्टार्ट हो जाता है आपका जहां से चाइल्ड बर्थ हुआ और उसके बाद में फिर ये बॉडी टू बॉडी डिफर कर सकता है, कितने भी टाइम तक, 2-4 साल तक भी, मतलब कितने ऐसे भी थोड़े एक्सेप्शनल केसेस हैं, बट 2 to 4 years तक भी लैक्टेशन का पीरियड रह सकता है। ओके, सो लैक्टेशन में अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो केवल एक है वो कि कोलेस्ट्रम किसे कहते हैं। कोलेस्ट्रम मैंने उसमें पढ़ा रखा है आप लोगों को जब हमने इम्यून सिस्टम की बात करी थी। तो कोलेस्ट्रम होता है जो मदर का फर्स्ट मिल्क होता है। ठीक है, फर्स्ट 2-3 डेज या 3-4 डेज तक भी जो मिल्क मदर की बॉडी से, बल्कि मेमोरी ग्लैंड से निकल रहा होता है, उसी को वो क्या बोलते हैं, उसी को कोलेस्ट्रम कहा जाता है। इस कोलेस्ट्रम की स्पेशलिटी ये है कि ये बहुत रिच होता है एंटीबॉडीज में। उसमें बहुत सी ऐसी एंटीबॉडीज होती हैं जो कि, क्योंकि बच्चे के पास में एक फीटस, जब बच्चा एक बेबी बन के वो एक आ चुका है तो उसके बाद स्टार्टिंग में कोई इम्यून सिस्टम उसका डेवलप नहीं हुआ होता है, तो उस ड्यूरेशन तक उसके इम्यून सिस्टम को बनाए रखने का काम और उसको जितना भी सिक्योरिटी देने का काम होता है, उसके लिए जो कोलेस्ट्रम के थ्रू उसके अंदर जो ये मैसेज आ रहा होता है, इसके थ्रू ही उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, वो बायो ग्रुप वाले व्हाट्सएप ग्रुप पे हम लोग डिस्कस करेंगे। मोरओवर मैंने अपने इस चैनल से मैंने कमेंट जो है वो हटा दिए हैं, कुछ एंटी सोशल एलिमेंट के कारण मुझे हटाने पड़े, तो कमेंट्स मैंने रिमूव कर रखे हैं। तो आपको जो भी क्वेरी होगी, जो भी क्वेश्चन होगा, आप डायरेक्ट बायो ग्रुप वाले में पूछिए। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट तो हो चुका है। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कंटिन्यू रीडिंग। हैव अ गुड डे।